अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 2 मोशन एंड फोर्स। और ये इस चैप्टर में से यूएचएस में 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं। ये कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 2 एंड 3 का। इसमें से 2 टॉपिक जो चैप्टर नंबर 2 के हैं टार्क और इक्विलिब्रियम के, और बाकी सारा चैप्टर 3 का कॉम्बिनेशन है। तो आज हम चैप्टर 2 के फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं टार्क। टार्क क्या होता है? इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी ये फोर्स लगाने से जो रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है, तो इस टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं टार्क, या इट इज कॉल्ड रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। इसे रोटेशन एनालॉग ऑफ फोर्स भी कहते हैं, या इट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये भी टार्क का एक डिफरेंट नेम है। और मैथमेटिकली ये प्रोडक्ट है फोर्स एंड मूवमेंट आर्म का। मूवमेंट आर्म क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं वहां से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसे मूवमेंट आर्म कहते हैं। तो ये आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम पॉइंट P पे फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा होता है, और ये O पिवट पॉइंट है। तो O से लेकर P तक जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर है। तो R वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और उसे हम मूवमेंट आर्म कहते हैं। तो मूवमेंट आर्म एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक, लेकिन जो इसका वेक्टर ड्रा करेंगे वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो नॉर्मली बच्चे इसको एक ही नेम दे देते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें हैं। आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर, और आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड मूवमेंट आर्म देती है, और मूवमेंट आर्म इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मूवमेंट आर्म जस्ट एक डिस्टेंस है। तो अगर आप इसको एक्सटेंड कर दें तो ये जो लाइन नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर फोर्स का एंगल थीटा हो विद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो आप इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रा कर लें। थीटा के सामने F sin थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा, और थीटा के अलोंग F cos थीटा वाला। तो रोटेशन में F cos थीटा का कोई रोल नहीं है। F cos थीटा अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो F sin थीटा है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए जो टार्क का रिलेशनशिप आएगा वो होगा RF sin थीटा इंटू एन कैप, जो आपने बुक में पढ़ा हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं कि टार्क हमेशा आपका RF sin थीटा निकले। अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, फोर्स एंगल थीटा बना रही है विद नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, नॉट विद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये पिवट पॉइंट है, ये एक्सिस है, और ये पोजीशन वेक्टर है R। अगर आप फोर्स के कंपोनेंट बनाएं तो थीटा के सामने F sin थीटा कंपोनेंट आ गया, और थीटा के अलोंग जा गया F cos थीटा। तो बेटा F sin थीटा जो है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के पैरेलल है, ये इसको रोटेट नहीं करवा सकता। तो रोटेशन यहाँ पे हो रही है F cos थीटा की वजह से। तो ये डायग्राम अगर आपको MCQs में गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि बताएं इसका टार्क क्या होगा, तो आप टार्क लिखेंगे RF cos थीटा। टार्क बेसिकली प्रोडक्ट है फोर्स का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट F cos थीटा है, तो RF cos थीटा। तो टार्क RF sin थीटा भी हो सकता है अगर आपकी फोर्स का एंगल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ गिवन हो, और टार्क RF cos थीटा भी हो सकता है अगर आपका एंगल थीटा जो है वो परपेंडिकुलर के साथ हो। तो ये याद रख लें, अगर एंगल थीटा परपेंडिकुलर के साथ है तो RF cos थीटा, और अगर एंगल थीटा जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ है तो फिर RF sin थीटा टार्क का फार्मूला होगा। इसमें n कैप क्या है? n कैप एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ टार्क। तो टार्क की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। राइट हैंड रूल के मुताबिक आप फोर्स की डायरेक्शन में R की डायरेक्शन में फिंगर रखें और उसे F की तरफ रोटेट कर दें थ्रू स्मॉलेस्ट एंगल। थंब जो है ये नॉर्मल आउटवर्ड आ रहा है, तो ये बेसिकली एक्सिस के अलोंग आ रहा है। तो ये टार्क इज एन एक्सियल वेक्टर, ये एक्सिस के अलोंग आ रहा है।
जो भी वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन हो उसे एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं, वो एक्सिस भी नॉर्मल टू प्लेन होता है। तो ये नॉर्मल टू प्लेन है टॉर्क, और ये परपेंडिकुलर होगा हर उस वेक्टर पे जो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। ये आपका व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है जिसमें आर वेक्टर और एफ वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो टॉर्क परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर पे, टॉर्क परपेंडिकुलर होगा एफ वेक्टर पे, और यहाँ पे जितने भी वेक्टर होते हैं वी वेक्टर, पी वेक्टर, तो जितने भी वेक्टर प्लेन के ऊपर हैं ये उन्हें कहते हैं प्लेनर वेक्टर। ये सारे प्लेनर वेक्टर हैं। प्लेन का मतलब क्या है, कोई भी फ्लैट सरफेस प्लेन कहलाती है। तो टॉर्क हर प्लेनर वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अच्छा बेटा, इसकी आगे टाइप्स, दो टाइप्स के टॉर्क होते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रोटेशन दो किस्म की हो सकती है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं बिकॉज इसकी डायरेक्शन नॉर्मल आउटवर्ड आती है, और क्लॉकवाइज टॉर्क को आप नेगेटिव कंसीडर करते हैं बिकॉज इसकी डायरेक्शन नॉर्मल इनवर्ड आती है। अच्छा, नेक्स्ट है टॉर्क ड्यू टू कपल्ड फोर्सेस। कपल्ड फोर्सेस क्या होती हैं? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टेड ऑन सेम ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट आर कॉल्ड कपल्ड फोर्सेस। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रही हो, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, ये क्या है? इक्वल, अपोजिट और एक्टेड एट डिफरेंट पॉइंट, सेम पॉइंट पे एक्ट नहीं करती। तो यहां तो इसका फार्मूला होगा टॉर्क का, डिस्टेंस बिटवीन कपल्ड फोर्सेस, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। सिंगल फोर्स की मैग्नीट्यूड लेनी, दोनों के लिए लेनी टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है कपल्ड फोर्सेस से रिलेटेड। ये आपके पास एक रॉड है जिसपे एक कॉर्नर पे 10 न्यूटन फोर्स अपवर्ड अप्लाई कर रही है, दूसरे कॉर्नर पे 10 न्यूटन डाउनवर्ड, और उनके दरमियान डिस्टेंस 2 मीटर है। फाइंड द टॉर्क, टॉर्क फाइंड करना है आपने। ये मिडिल पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही। तो टॉर्क आ गया, फार्मूला क्या कहलाता है? डिस्टेंस बिटवीन कपल्ड फोर्सेस, इनके दरमियान डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 2 आ गया। और इन दोनों में से किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड ले लें क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये आ जाएगा 10, तो आंसर आ गया 20 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इसका ऐसा यूनिट है टॉर्क का। नेक्स्ट बेटा आ गया इक्विलिब्रियम। कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा अगर वो या तो रेस्ट में हो, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो a 0 होगा अगर v कांस्टेंट होगा तो, और अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा एंगुलर वेलोसिटी तो अल्फा 0 होगा। तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। अगर आप सीलिंग फैन को स्विच ऑन करें तो उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के ओमेगा की तरफ जा रही होती है, तो इस ड्यूरेशन में अल्फा होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका ओमेगा जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, जब तक आप उसको रेगुलेटर से चेंज ना करें उसकी स्पीड। अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो उसका अल्फा 0 है, तो उस वक्त आपका फैन इक्विलिब्रियम में होता है जब उसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो जरूरी नहीं कि आपका जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है सिर्फ वही इक्विलिब्रियम में होगा, ड्यूरिंग मोशन भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। जैसे आपके फैन जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो तो अल्फा 0 होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा उस वक्त, और वो होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। डायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर फर्दर टाइप्स हैं ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। इसी तरह अगर आप रोड पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप नीडल पे देखते हैं कि वेलोसिटी की जो नीडल है वो रुक गई है 80 किलोमीटर पर आवर पे, तो उस वक्त आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो आप भी उस वक्त ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होंगे। जो लीनियर मोशन में इक्विलिब्रियम होता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो बेटा ड्यूरिंग मोशन भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, जरूरी नहीं कि ड्यूरिंग रेस्ट में हो। अगर आपकी बुक टेबल पे पड़ी हुई है रेस्ट में, तो वेट उसका डाउनवर्ड, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड, तो वो ये अगर बुक पड़ी हुई है टेबल पे तो वेट डाउनवर्ड और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है? विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन है कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा अगर उस पर एक्ट होने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 हो, यानी जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये सिग्मा मीन समेशन, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्सेस एक्ट कर रही है उनका भी सम 0 हो, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्सेस एक्ट कर रही है उनका भी सम 0 हो, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। फर्स्ट कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा।
या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी या तो ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर वो मूव कर रहा है और उस पर नेट फोर्स जीरो है, जब आप रोड पे जा रहे होते हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उस वक्त जितनी इंजन की फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है उतनी फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो नेट फोर्स आपकी गाड़ी पे जीरो होती है, तो इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो उस वक्त ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है और आप ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। ट्रांसलेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, ट्रांसलेशनल डायनामिक भी हो सकता है। ये बेसिक कंडीशन हमेशा रहेगी इक्विलिब्रियम की, यानी स्टैटिक में भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो सकता है, डायनामिक में भी हो सकता है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? सम टाइम ऐसा होता है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जैसे ये देख लें 10 न्यूटन अपवर्ड है, 10 न्यूटन डाउनवर्ड है, तो सिग्मा एफ वाई जीरो है, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स जीरो है। अपवर्ड को आप पॉजिटिव ले लें, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लें, तो नेट फोर्स एफ वाई जीरो है, लेकिन इसके बावजूद ये रॉड रोटेट कर जाता है। इसका मतलब है कि खाली फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, एक दूसरी कंडीशन भी चाहिए। वो क्या है? सिग्मा टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होने वाले तमाम टॉर्क का सम जीरो हो तो वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी या तो रोटेशनल मोशन होगी ही नहीं, अगर होगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से होगी और अल्फा जीरो होगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन यह है कि क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये भी यहीं से रिड्यूस होती है, क्योंकि आप क्लॉकवाइज टॉर्क को ले लेते हैं नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव, तो आप नेगेटिव टर्म को उधर ले जाए तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, फर्स्ट कंडीशन में ट्रांसलेशनल, सेकंड कंडीशन में रोटेशनल। और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये एमसीक्यूज है कि फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए है। सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो सिर्फ रोटेशनल के लिए है। थर्ड चार्ली क्या है? सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम होगा, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए। अच्छा बेटा, इससे वेज वाले क्वेश्चन भी आए थे, इक्विलिब्रियम वाले। ये आपके पास एक मीटर रॉड है जिसको हमने 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस किया हुआ है मिडल में। अगर आपका यूनिफॉर्म मीटर रॉड है तो वो मिडल में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वहां पे वो बैलेंस हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड फोर्स F सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में हो तो बताएं ये फोर्स F कितनी है। तो फोर्स लेफ्ट साइड पे फोर्स 3 न्यूटन एक्ट कर रही है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द एज ऑफ द मीटर रॉड, लेफ्ट एज। और ये जो फोर्स F है ये 80 सेंटीमीटर लोकेशन पे एक्ट कर रही है। तो बेटा इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टेबल अज्यूम कर लेना है, या बना भी लें अगर आप वहाँ पे कोई रफ पेजेस आपके पास हैं, कि क्लॉकवाइज टॉर्क को सेपरेट कर लें, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को सेपरेट कर लें, कि कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क दे रही है, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इससे भी पहले आपने वेज से तमाम डिस्टेंस निकालने हैं। जैसे ये देखें, ये 3 न्यूटन की जो फोर्स है इसका डिस्टेंस लेफ्ट कॉर्नर से गिवन है, मुझे वेज से डिस्टेंस चाहिए क्योंकि रोटेशन अबाउट वेज हो रही है। तो यहां से इसका डिस्टेंस होगा, अगर टोटल 50 है तो इधर वाला 20 निकाल दें तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये 3 न्यूटन फोर्स का डिस्टेंस यहां से 30 सेंटीमीटर है। इसी तरह ये इसका डिस्टेंस निकाल लें, ये 50 सेंटीमीटर पे है, ये 80 सेंटीमीटर पे है, तो दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 80 माइनस 50 यानी 30 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस आपके वेज से होने चाहिए जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही है। जब डिस्टेंस निकाल लिए उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या था, डिस्टेंस निकालना। सेकंड स्टेप क्या है, आपने देखना है कि कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रही है, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। ये दीवार पे अगर घड़ी लगी हुई है तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप देखें क्लॉकवाइज यानी फोर्स F जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही है, और 3 न्यूटन वाली फोर्स जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही है। आप एक स्टेप और जाते हुए ब्रैकेट में इनका डिस्टेंस भी लिख लें कि F का डिस्टेंस कितना है वेस्ट से 30, 3 न्यूटन का भी कितना है 30।
तो ये टेबल अगर ज्यादा फोर्सेस भी एक्ट कर रही हो क्लॉकवाइज, अगर इधर कोई और फोर्स होती तो वो भी इस टेबल में आई थी। तो नॉर्मली क्या होता है कि वेज के जो राइट साइड पे यानी जिधर ये फोर्स एफ एक्ट कर रही है, ये इस तरफ जो फोर्सेस होंगी वो क्लॉकवाइज रोटेशन देंगी। लेकिन आपको बेहतर ये है कि आप ये लेफ्ट राइट को याद करने के बजाय आप फिंगर रोटेट किया करें, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, एक रोटेशन में नहीं तो दो रोटेशन में समझ आ जाएगी कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। कि दीवार पे घड़ी लगी हो तो इस तरह ये क्लॉकवाइज रोटेशन आती है, और अगर इस किस्म की रोटेशन करवाएंगे अबाउट वेज तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ये आपने फिंगर को रोटेट करवा के जज करना है, आपको लेफ्ट राइट में याद रखने की जरूरत नहीं है। जब ये आपने जज कर लिया कि फोर्स कौन सी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही है कौन सी एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद हम ये रूल लगाएंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म डिस्टेंस। फोर्स यहां पे देखें क्लॉकवाइज साइड पे F है, डिस्टेंस है 30, तो ये आ गया F इंटू 30। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो यूनिट 30 सेंटीमीटर इधर भी है उधर भी कटिंग हो जाएगी। और इधर आ गया बेटा 3 इंटू 30, तो ये 30 से कट गया तो फोर्स आ गई 3 न्यूटन। तो इस तरह आप अननोन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये वेज वाले कोई प्रॉब्लम गिवन हो। तो बेटा इसके बाद अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, एक और एमसीक्यू बना लूं, क्या मॉडिफिकेशन कर दूं? ये तो एक कंप्लीट हो चुका है, मैं मॉडिफिकेशन ये कर दूं कि मैं फोर्स आपको पहले से बता दूं कि फोर्स है 3 न्यूटन, बताएं उसका डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस अननोन कर देता हूं x। अब आप क्या करेंगे? अगेन पहले तो जो 3 न्यूटन का डिस्टेंस निकाल लिया आपने 30 सेंटीमीटर। इस f का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये f क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं देगी और ये 3 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहां पे 30 के बजाय नया टेबल जो बनाऊंगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, f के साथ x लिख लूंगा और 3 न्यूटन के साथ 30। अब जब ये दोबारा अब आप इसको पुट करेंगे यहां पे तो ये आ जाएगा बेटा, यानी इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो इसका टॉर्क कैसे निकालेंगे? F इंटू एक्स, F कितनी है 3 न्यूटन, इधर भी 3 न्यूटन कर दें आप, ये F खत्म हो चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में F खत्म हो चुका है, इधर भी 3 आ गया। तो 3 न्यूटन इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 30। ये 3 से कट गया तो x आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एक एमसीक्यू ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं कि फोर्स किस डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है अगर आपका ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ये बेटा इस किस्म के क्वेश्चन की आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, ये आपको अक्सर कंफ्यूज करेंगे क्योंकि ये आपके रेगुलर जो बुक है उसमें इस किस्म के क्वेश्चन नहीं है। तो लाजमी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी दफा हो सके, और खुद से क्वेश्चन बनाएं आप कि कोई पैरामीटर फोर्स की वैल्यू चेंज करें। आप खुद से क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 न्यूटन, आप यहाँ पे कर दें 10 न्यूटन, पोजिशन कर दें 10 सेंटीमीटर पे, और इधर कर दें F और इधर इसको वहीं पे रहने दें 80 पे, तो आपका ये आंसर बदल जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो प्रैक्टिस के लिए खुद से एमसीक्यूज बनाएं ताकि आपकी जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो।